नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सैनी। आरएम एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का 6th चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। जिसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम क्या है या लाइफ प्रोसेस क्या है? जो सजीव है उनके शरीर में जो अनेक प्रकार की निरंतर जो क्रियाएं होती रहती है, जैसे भोजन का पाचन हुआ, पदार्थों का परिवहन हुआ, हृदय का धड़कना हुआ, ये सब क्या निरंतर होने वाली क्रियाएं हैं। जैसे अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। ये क्या है? सजीवों के शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं जो अधिक गतिविधियां हैं जो निरंतर होती रहती हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, हृदय का धड़कना, श्वास का आदान प्रदान, भोजन का पाचन, पदार्थों का परिवहन, पौधों में प्रकाश, पौधों में क्या है? फोटोसिंथेसिस, और पत्तियों के अंदर क्या है? वाष्पोत्सर्जन। जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है, और जो पत्तियां हैं उसके अंदर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन इत्यादि। ये सब क्या है? निरंतर होने वाली, यानी क्या है? लगातार होने वाले क्या है? ये गतिविधियां हैं। कौन कौन सी है? हृदय का धड़कना, श्वास का आदान प्रदान, भोजन का पाचन, पदार्थ का परिवहन, और पौधों के अंदर क्या है? फोटोसिंथेसिस, और लीफ के अंदर क्या है? वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद अगला क्या है? अब अपन आज अपन क्या इसमें क्या, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टॉपिक है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? परिवहन, और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो इसका मतलब क्या है कि आज अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पोषण। सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा लेके आएंगे? रेस्पिरेशन वाला। तीसरा पार्ट लेके आएंगे अपन वीडियो, तो तीसरा वीडियो आएगा उसमें क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट। और चौथे वीडियो में अंदर क्या आएगा? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। ये चैप्टर क्या है कि फोर्थ पार्ट में कंप्लीट होएगा। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? न्यूट्रिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? इधर देखो, न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? पोषण। पोषण से जीवों को ऊर्जा और कच्चे पदार्थों का प्राप्ति होती है। पोषण आना उनसे क्या होता है? जीवों को ऊर्जा और कच्चे पदार्थ क्या होती है? प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और पोषण दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोपी न्यूट्रिशन और हीटरोट्रोपी न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपी न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपी मतलब स्वपोषी, और उसके बाद हीटरोट्रोपी का मतलब विषमपोषी। तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? स्वपोषी पोषण। हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे, एक तो हरे पौधे जो, और क्या है? कुछ जीवाणु है ना, जो क्या होते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक होते हैं। उसके बाद क्या है? वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्या है कि पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु क्या है? फोटोसिंथेसिस करके क्या है कि अपना फूड है ना वो खुद ही बना लेते हैं। भोजन है ना क्या करते हैं? स्वयं ही बना लेते हैं। उसके बाद क्या है? ये एग्जाम्पल इधर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है? जल के अणु है। जो क्या है कि पेड़ पौधे के अंदर जो हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, वो क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस करके, ये क्या है? सूर्य के प्रकाश के साथ फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन कितने होते हैं? 6, C6H12O6। ऑक्सीजन कितने होते हैं उसके अंदर? 6, हाइड्रोजन 12, कार्बन 6। तो ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज बनाता है। तो ये क्या पढ़ लिया अपन ने? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद जो क्या है? ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा, जो पौधों के अंदर ग्लूकोज है, उसमें एनर्जी प्राप्त करने के बाद जो ग्लूकोज बच जाती है, वो किसके अंदर संचित होती है? वो कन्वर्ट होती है पहले स्टार्च के अंदर, स्टार्च या मंड के अंदर कन्वर्ट होती है। उसके बाद संचित होती है, रूपांतरित होती है। मतलब ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा, जो अतिरिक्त मात्रा जो बच जाती है, जो एनर्जी लेने के बाद पेड़ पौधों में, जो किस प्रकार से संचित होती है? मंड या स्टार्च के रूप में संचित होती है। उसके बाद क्या? जंतुओं में ग्लूकोज है ना, जंतुओं में जो ग्लूकोज अतिरिक्त बच जाती है, वो किस में संचित होती है? जंतुओं में, मानव में, जीव जंतुओं में, मानव में जो क्या है? ग्लूकोज बच जाती है अतिरिक्त, वो किस में संचित होती है? ग्लाइकोजन में। और पेड़ पौधे के अंदर मंड में, ठीक है। तो जंतुओं में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। उसके बाद हरी पत्तियों में एक विशेष प्रकार का वर्णक, जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट किसे बोलते हैं? वर्णक को बोलते हैं, पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल या हरित लवक, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल या हरित लवक। अब ये क्या है? ये क्या है? स्टोमेटा है। ये किसका डायग्राम है? स्टोमेटा का डायग्राम है। रंध्र, यहाँ पर क्या है? ये तो बंद स्टोमेटा है। यहाँ पर तो ये स्टोमेटा, ये क्या है? बंद है। और यहाँ पर क्या है?
खुला हुआ है, रंध्र है यहाँ पर खुला हुआ है। इधर देखो ये क्या है, ये तो क्या है, ये देखो ये क्या है यहाँ पर, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्या है ये स्टोमेटल पोर्स, ये क्या है स्टोमेटल पोर्स, ये क्या है गार्ड सेल, ये क्या है ये वाली, ये सफेद सफेद वाली क्या है, ये गार्ड सेल है। और उसके बाद ये क्या है रंध्र है या स्टोमेटा है। और यहाँ पर क्या ये बंद है, जैसे मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसके अंदर क्या होता है ये बंद होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है पानी की कमी होती है, इसलिए क्या है वो इसको बंद कर लेता है, क्योंकि पानी जो गैसेज है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका। तो ये क्या है कि मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे उनके पास क्या होता है पानी कमी होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ये यहाँ पर क्या हो जाता है बंद हो जाता है, जिससे क्या है कि वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और ये क्या है ये खुला हुआ है, इसमें यहाँ क्या है ये क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर क्या है स्टोमेटल क्या है पोर है। और इसके बाद क्या है गार्ड सेल, जो गार्ड सेल का मतलब द्वार कोशिकाएं, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। हरे पौधे के लिए आवश्यक सामग्री है, जो मेनली सामग्री क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए, और क्या होता है जल। पौधे के लिए क्या होता है मेनली सामग्री क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसके अलावा लोहा मैग्नीशियम नाइट्रोजन फास्फोरस ये भी क्या है पौधे के अंदर आवश्यक सामग्री। सबसे मेनली कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसके बाद क्या है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण सबसे पहले पढ़ लिया अपन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया है। उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन सा है, जंतु एवं कवक अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो जंतु एवं कवक है वो जो जंतु एवं कवक है वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। जंतु एवं कवक अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर क्या करते हैं निर्भर रहते हैं। उसके बाद क्या है जैसे मान लो अमीबा है, अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेती है, अमीबा के पास जैसे ये क्या है अमीबा है, ये क्या है अमीबा है, ये क्या है अमीबा, ये डायग्राम अमीबा का है। इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है फूड पार्टिकल, ये क्या है फूड पार्टिकल है। अमीबा जैसे मान लो अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल आएगा तो क्या है कि ये क्या है कि उत्पाद निकालेगी। यहाँ पर क्या होता है ये तो केंद्रक होता है, और ये अमीबा का डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है अमीबा का, ये अमीबा का डायग्राम है। तो ये क्या है यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल पड़ा है, यहाँ पर क्या है ये इसका मतलब भोजन कैसे प्राप्त करती है, जैसे कोई फूड पार्टिकल है उसके पास में एक उत्पाद निकाल लेगी, ऐसे उत्पाद निकालेगी उसको जकड़ने के लिए। और ये तो बताया ना अमीबा क्या होती है एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर होती है कौन अमीबा। अब ये क्या है कूटपाद निकाल लेती है, कूटपाद निकालने के बाद उसको ऐसे जकड़ लेती है ऐसे। ये रसदानी है ना, रसदानी है रिक्तिका और क्या बोलते हैं रसदानी, इसमें जकड़ लेती है, यहाँ पर आ जाता है ये खाद्य रिक्तिका के अंदर पहुंच जाता है। और ये अपना न्यूट्रिशन इस प्रकार से न्यूट्रिशन इस प्रकार से प्राप्त करती है। सबसे पहले तो उत्पाद निकालेगी, उसमें जकड़ने के बाद उसको खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाएगा और इस प्रकार से न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेगी। उसके बाद अगला उसके बाद ये पढ़ लिया। उसके बाद है अमीबा और पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीवों में का उदाहरण मैंने बता दिया। अमीबा और पैरामीशियम क्या है यूनिसेलुलर है। उसके बाद क्या है ऐसे जीव में सभी तरह के जैव प्रक्रम एकमात्र कोशिका द्वारा ही पूरा होता है। मतलब क्या है कि ये एक कोशिका इसलिए सारा काम क्या कार्य क्या होगा एक कोशिका द्वारा ही होगा। ये क्या है एक अमीबा क्या है यूनिसेलुलर है, तो सारा काम एक कोशिका द्वारा होगा। अमीबा क्या करती है अनिश्चित होती है, मतलब अमीबा है वो किसी भी आकार में बदलती रहती है। इसकी आकृति क्या है आकार क्या रहता है अनिश्चित रहता है। उसके बाद मनुष्य के अंदर पोषण, मनुष्य के अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के अंदर पोषण कैसे होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे जो मनुष्य है ह्यूमन है उसके अंदर डाइजेशन है वो माउस से, जो मनुष्य के अंदर जो डाइजेशन है वो माउस से शुरू हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। मनुष्य के अंदर डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है माउस से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है जो सलाइवा है वो एक एंजाइम होता है। जो सलाइवा क्या होता है एक एंजाइम होता है जिसे क्या बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं जो लार होता है सलाइवा होता है उसे क्या बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज लार एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। उसके बाद क्या है यह एंजाइम स्टार्च अणु को ग्लूकोज में बदल देता है। ये किस में बदल देता है यह एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। फिर ग्लूकोज किस में बदलता है जो बताया था मैंने अभी ग्लूकोज किस में बदलता है ग्लाइकोजन में बदल देता है, अतिरिक्त ग्लूकोज बनता है वो। उसके बाद क्या आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। आमाशय के अंदर क्या पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है। किसका स्राव करती है जठर रस का स्राव करती है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना वो किसका स्राव करती है जठर रस का या गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है कौन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है
आमाशय में जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो कि जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव करती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक या HCl अम्ल पाया जाता है। जठर रस के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल पाया जाता है। उसके बाद क्या है, अम्लीय माध्यम में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अब प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है ना, वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन। उसके बाद क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, शुद्रांत्र। आहार नाल के अंदर जो सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, लार्जेस्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट भाग कौन सा होता है, शुद्रांत्र, जिसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सबसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। तो इलियम को क्या बोलते हैं, शुद्रांत्र बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। और अपन यहाँ पर कौन शुद्रांत्र है, तो इसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा है, शुद्रांत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलियम। हाँ, नाल का सबसे लंबा भाग होता है जिसका नाम क्या है, इलियम। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। अब ये क्या लिखा, मांसाहारी जंतुओं की तुलना में शाकाहारी जंतुओं की जो शुद्रांत्र होती है वो लंबी होती है। मांसाहारी जंतुओं की जो शुद्रांत्र होता है वो शाकाहारी जंतुओं से क्या, शाकाहारी जंतुओं का लंबा होता है, मांसाहारी जंतुओं का क्या होता है, छोटा होता है, ताकि सेलुलोज का पाचन हो सके, सेलुलोज का पाचन क्या हो सके, सही से हो सके। उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, इलियम में होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, डाइजेशन, पूर्ण डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, पूर्णतः डाइजेशन कहाँ होता है, इलियम के अंदर या शुद्रांत्र के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है इलियम। ठीक है। उसके बाद जो जटिल कार्बोहाइड्रेट हो किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। ऐसी प्रोटीन और एमिनो एसिड में बदलता है। ऐसी वसा है, वसा अम्ल में, जो वसा के वसा है वो वसा अम्ल में बदलता है, और या ग्लिसरॉल में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें बदलता है, अमीनो एसिड अम्ल में। और वसा किसमें बदलता है, वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण भी शुद्रांत्र में होता है। जो पचे हुए भोजन का इसमें क्या होता है, शुद्रांत होता है, इलियम होता है। इसमें क्या होता है, मतलब सबसे ज्यादा डाइजेशन भी कहाँ होता है, शुद्रांत के अंदर या इलियम के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, इलियम के अंदर ही होता है, शुद्रांत के अंदर ही। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है इलियम के अंदर, यानी शुद्रांत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मानव शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। मैंने बता ही दिया था, जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो कहाँ संचित होती है, यकृत में। और किसके रूप में, किस रूप में संचित होती है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जो अगले पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक कहाँ है, अभी तक पढ़ लिया अपन, क्या पढ़े, अभी तक न्यूट्रिशन पढ़ लिए, अब आगे क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये चैप्टर आपको, ये पार्ट समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।